हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये पेपर आईडी N 11010 वाला पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो एक बार लास्ट में पेपर टाइम चल रहा है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। सबसे पहले हम लोग मोलरिटी को लिख लेते हैं। मोलरिटी का फार्मूले के फॉर्म में आप लिखिएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए, इन लीटर में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको पता चल गया, इसको ले जाके यहाँ ऊपर पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। और ऐसे ही आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में आप नॉर्मलिटी इक्वल टू फार्मूला उसका लिखेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए, इन लीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट आपको नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या आप बोल सकते हो भार अपान तुल्यांकीय भार। ठीक है, अब यहाँ हमको ये पता चल गया है। अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आपको नहीं पता होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है, अब ये चीज आ गया है। अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू ले जाके इस वाले फार्मूले पे पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मलिटी इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा
अब ये देखिए मास था, ये आपका मॉलिक्यूलर मास ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मास अपान मॉलिक्यूलर मास, और वैलेंसी ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू देखिए ये इसके साथ में है ना, कहाँ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट जब यहाँ दिया है तो इक्विवेलेंट मास ये नीचे जब आएगा इसके साथ ये सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वैलेंसी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2, ठीक है। तो यहां से आप एक दो चीज आपने निकाला, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में अब देखना है कि इसमें रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इक्वेशन को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मोलरिटी देख लीजिए, नॉर्मलिटी देख लीजिए। अब इसमें देखिए मास यहाँ भी लिखा है, मास यहाँ भी, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दोनों में है। यहाँ पे केवल एक चीज हमारा बैलेंसी है। अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें मोलरिटी में तो ये नॉर्मलिटी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे इसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यहाँ लिखोगे नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी, ठीक है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी। तो ये हमको निकालना था, ठीक है, ये लास्ट में लिखोगे। तो इतना आपको करना होगा, तो ये आपको नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वाज, अब ये आपका 2 नंबर का था। ये इतना आपको करने के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इतना कर दिए तो ये 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। कभी कभी इसमें और चीजें बढ़ा के दे देता है, तब वहां फिर इसका 1 नंबर बनता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 2 नंबर का है ये। फिर कह रहा है 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर इन सोल्यूशन। आपको क्या करना, मोल फ्रैक्शन निकालना। पहले इसको आप नोट करिए, जो लोग नहीं नोट किए वो नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCH3COOH अपान NCH3COOH प्लस NH2O लिखेंगे। जिसका निकालना होगा उसका मोल अपान टोटल मोल, ठीक है। तो यहाँ पे n आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में n नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आपको वेट दिया है तो वेट से आप क्या करोगे, वेट पता है और मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ इसका क्या दिया हुआ है
CH3COOH का ये आपको दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 ग्राम दिया है, ये 60 ग्राम हो गया अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे CH3COOH का, ये 60 ही आएगा। एक कार्बन 12 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 12 प्लस ये 16 प्लस 16 प्लस 1 ऐड करोगी तो ये 60 के आएगा। 16 एक 17, 17 16 35 और 33 12 45 3 48 48 12 60, ये हो गया अपान 60 अपान 60 प्लस ये आपको 90 दिया है, 90 अपान ये 18 होता है H2O का, H2O का निकालोगे तो ये आपको 2 प्लस 16 तो ये 18 आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस 5, 1 अपान 1 प्लस 5 का मतलब 6 आया। अब ये 1 अपान 6 का मतलब 6 कम 6 4 बचा, 36 फिर 4 बचा, ये 0.166 आ गया है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हो 1 माइनस कर दो पता चल जाएगा, या फिर अगर उस तरह नहीं करना है करके दिखाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे हम जैसे हम कर रहे हैं उस तरह आप करके दिखा सकते हो। ये क्या हो जाएगा NH2O अपान NH2O प्लस NCH3COOH। तो NH2O को हम लोग क्या लिखेंगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा 90 अपान 18 अपान 90 अपान 18 प्लस 60 अपान 60, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आया 5 अपान 5 प्लस 1, ये 5 अपान 6, तो ये आपका आ जाएगा 48.8, 48 2 50 फिर 6 दूनी 12 6 3 18 18 फिर 2 20 बचा 6 3 18, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर से है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस x प्लस 6 × -1 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 हो जाएगा प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी में, उसको बैलेंस करना है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद पूरा जगह मिल जाएगा हमको, तो आगे हम उसको कराते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा करके, या तो ये दे देता है या फिर आपको दे देगा उसका फेरस अमोनियम सल्फेट का।
तो वही सब क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसको दे देगा या इसी का K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कि आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो सिंपल इस तरह पूछता है ज्यादा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा प्रीवियस ईयर। दे रहा है आपको CuS प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस से क्या बना रहा है Cu2 प्लस प्लस NO प्लस S प्लस H2O। इसको बोल रहा है एसिडिक मीडियम में बनाना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो देखिए इस तरह की क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि जब यहाँ पे CuS दिख जाएगा तो इसको आप क्या करोगे, इसको तोड़ के लिखोगे। ठीक है, अगर तोड़ के आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में है तो इसमें आप तोड़ के लिखोगे। ऑक्सीडेशन मेथड अगर आप पूछता है तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ोगे तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पे नहीं बैलेंस हो पाएगा। अब यहाँ देखोगे तो ये कॉपर 2 प्लस प्लस H2 माइनस, ठीक है, प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद Cu2 प्लस प्लस NO प्लस S प्लस H2O। अब ये रिएक्शन हमारी है। ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, इस रिएक्शन में देखिए ये कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 प्लस है, तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से हम लोग जाएंगे सल्फर से, यहां से यहां जाएंगे H2 माइनस से H2 माइनस से S पे जाएंगे। तो इस वाली देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है CuS। ठीक है, CuS हमारा है तो इसको साथ में ले लेंगे और यहाँ भी कॉपर को साथ में लेके करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं Cu2 प्लस प्लस H2 माइनस Cu2 प्लस प्लस S। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा क्या है, NO3 माइनस से NO है। और आपको बोला था H प्लस या H2O कहीं गलती से आपको दिख जाएगा तो उसको छूने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको छूने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए कैसे हम इसको कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये दिया है, पहले हम लोग इसी को बैलेंस कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। ये रिडक्शन दिया है, रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला कि रिडक्शन हो रहा है और ये कैसे पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए आप निकालोगे, ये नाइट्रोजन का आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +5, और यहाँ नाइट्रोजन का निकालोगे तो +2 आएगा। तो यहाँ पे जब आपका +2 आ रहा है, +5 से +2 पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो इधर हम लोग 2 H2O ऐड करेंगे। NO3 माइनस से NO प्लस 2 H2O। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन आ गया है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 है, तो 4 H प्लस इधर ऐड करेंगे। NO3 माइनस प्लस 4 H प्लस, ये आ गया NO प्लस 2 H2O। अब यहाँ देखिए 4 प्लस है, ठीक है, और 1 माइनस है, तो इसका मतलब 3 प्लस बचा ना, 3 प्लस यहाँ आ जाएगा। 3 प्लस मतलब उसको गायब करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। NO3 माइनस प्लस 4 H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करना है इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, कॉपर 2 प्लस प्लस H2 माइनस कॉपर 2 प्लस प्लस S।
तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, ठीक है, इधर 2 प्लस ये तो बराबर है, 2 माइनस इधर है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन में, और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ये 2NO3 माइनस प्लस 8S प्लस, अभी इसको ऐसे लिखेंगे जैसे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2NO प्लस 4S2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 3Cu 2 प्लस 3S2 माइनस 3Cu2 प्लस 3S प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, 3 और 4 को ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग इसको लिखेंगे 3Cu। और देखिए एक चीज, ये करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ये जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में हम लोग इसको कर देंगे। 3Cu2 प्लस है, 3S है, तो Cu2 प्लस और S को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CuS फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हम लोग लिखेंगे, 3CuS प्लस 2NO2 NO3 माइनस है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 8H प्लस इधर है, ठीक है। ATH प्लस हो गया, और बाकी इसके बाद ये तो कैंसिल हो ही गया है, ये एरो का निशान हो जाएगा, 3Cu2 प्लस 3S प्लस 2NO प्लस 4H2O, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए इसके पहले जो हमने एक उसमें वन शॉट में कराया था वो आपका ऑक्सीडेशन मेथड से था, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पूछा है। तो आपको जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पूछेगा तो ऐसे लगाओगे, ऑक्सीडेशन मेथड से जब पूछेगा तो जो बताया गया है उस तरह लगाओगे। इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले कह रहा है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर उसके बाद कह रहा है ली चटेलियर प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक बार मैं ऐसे ही ओरली बोल दे रहा हूँ, ली चटेलियर प्रिंसिपल भी ऐसे ही बता दूंगा। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ दियर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, वो करना था। फिर उसके बाद रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखने के बाद उसको जहां Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C इन पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, यहां तक आप करके दिखाओगे तब आपको नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आपका आता है ली चटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चटेलियर प्रिंसिपल में आपको क्या बताया गया था, आपको सीधे बताया था ऐसे ही
कि कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर आप चेंज करते हो, चेंज करने का मतलब जिधर अगर आप लेफ्ट साइड पे चेंज करते हो तो उसके राइट साइड में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई चेंज आएगा, चाहे वो प्रेशर के टर्म में हो या टेम्परेचर के टर्म में हो या कंसंट्रेशन के टर्म में हो। तो ये तीनों चीजें आपको उसमें दिया रहेगा, तो उसको आपको करके बताना होगा कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, या फिर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, या कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो क्या होगा। वो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, जिधर रिएक्शन को मतलब जिधर आप चेंज करोगे। तो अगर कंसंट्रेशन में कर रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे। अगर इधर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, अगर कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, बैकवर्ड साइड में। तो इसी तरह उसमें बताए। फिर प्रेशर में क्या बताना होता है, प्रेशर में आप क्या बोलते हो, आपका जो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, बट आपकी रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स, जैसे क्या करना होता है, अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है उसमें। ये आपका इसका हो गया ली चाटेलर प्रिंसिपल। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड was found to be 2.476 atmosphere. Calculate the value of Kc for the dissociation reaction. R की वैल्यू दिया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, सब कुछ दिया है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, T इक्वल्स टू यहाँ आपको दिया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, PCl5 गैसियस फॉर्म में है, ये डिसोसिएट होके PCl3 में चेंज हो रहा है प्लस Cl2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है T इक्वल्स टू ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इसको हम लोग चेंज करेंगे 250 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 523। और दूसरा क्या है, R की वैल्यू दिया है 0.082, ठीक है, 0.082 दिया हुआ है लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटीएम, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, बस आपको क्या फार्मूला पता होना चाहिए, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT के पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल्टा Ng यहाँ से निकालोगे, डेल्टा Ng इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 करोगे, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर 1। अब आपको क्या निकालना है, Kc निकालना है, Kc इक्वल्स टू Kp अपॉन RT। अब Kp की वैल्यू आपको दिया हुआ है, Kp की वैल्यू दिया है 2.4768 ATM, ठीक है, ये दिया है Kp की वैल्यू। बस यहाँ आप पुट कर दीजिए 2.476 अपॉन R की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर, ये कितना दिया है 523, ये आ जाएगा 2.476 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो ये वैल्यू आएगी नीचे वाले की 42.886, 42.886। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.057, ये ऑलरेडी मैं टेस्ट वगैरह में भी दिया था आपके टेस्ट में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में, बस ये ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये मोल पर लीटर, अब मोल पर लीटर यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng 1 दिया है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.057
मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपका आया Kc। जल्दी से नोट करिए, इसको नोट करिए। एक कोलाइडल सॉल्यूशन का पूछा हुआ है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक न्यूमेरिकल दिया है गोल्ड नंबर निकालने के लिए, तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर उसका फार्मूले के साथ साथ गोल्ड नंबर कैसे निकालेंगे उसको हम आपको सिखा देते हैं, क्योंकि पेपर में एक बार पूछा हुआ है। अब इस पेपर में पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही। हो गया। और वो गोल्ड नंबर आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगा नहीं, मतलब उसका न्यूमेरिकल, आप परेशान हो जाओगे। सर्च करोगे वो क्वेश्चन, एक बार आप सर्च करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार सर्च करिएगा। आप सर्च करोगे कुछ और आएगा, उसमें कुछ और दिख के, क्योंकि उसको कोई क्वेश्चन वो कराया नहीं है। जब वो कराया नहीं रहता है तो फिर आप सर्च करोगे कुछ और दिखेगा कुछ और। तो ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, इसी का दूसरे का सी पोर्शन है। कह रहा है 0.35 ग्राम ऑफ जिलेटिन वाज एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन वाज जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम कोआगुलेशन बाय एडिंग 1.0 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन। तो ये जो आपको 10% लिख रहा है, 10% का मतलब 10/100। ठीक है, उसका सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो 10/100 हो जाएगा ना। तो 10% पूछ रहा है, तो 10% दे रहा है। तो इसमें हम लोग एक एक चीज करके लिखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखोगे मास कितना दिया है जिलेटिन का, 0.35 ग्राम। मास ऑफ जिलेटिन ये दिया है 0.35 ग्राम। और क्या दिया है आपको, और दिया है आपको वॉल्यूम दिया है ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन ये दिया है आपको कितना, 10 ml। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है इसमें आपको, दूसरा दिया है आपको वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड दिख रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ NaCl, NaCl सॉल्यूशन ये आपको कितना दे रहा है, ये 1 ml दिया है। फिर इसके बाद आपको दिया है वॉल्यूम के बाद, फिर उसके बाद आपका 10% वो दे रहा है क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इक्वल्स टू 10%। 10% का मतलब 10/100। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब उसमें फार्मूले में पुट करना है। तो गोल्ड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर यहाँ देखिए, इसका फार्मूला गोल्ड नंबर का क्या बन के आएगा, यहाँ लिखोगे m/V0, जो ये हमारा दिया हुआ है। इसमें देखिए सबको अलग अलग, इसको क्या किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो वो हम लोग लिख लेंगे। पहले वाले को ये जो 10 ml है ये B से इसको डिनोट करते हैं, इसको B0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी कंसंट्रेशन तो उसको C से ही, कंसंट्रेशन को हम लोग C से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और गोल्ड नंबर अब इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला M, और इस वाले को मास दिया है तो मास का मतलब M से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/V इंटू m/V0 है, m/V0 इंटू C/V, कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला है गोल्ड नंबर निकालने का।
बस इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर पता चल जाएगा। एम कितना दिया है, मास आपको दिया है 0.35, वी नॉट कितना दिया है 1 ml, इंटू कंसंट्रेशन कितना दिया है 10/100 है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 10 दे दिया है। वॉल्यूम हाँ 10 ml दे दिया है। तो बस ये हमको क्या करना है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 0.35/100 करोगे, ये आ जाएगा 0.0035, ये आंसर आ जाएगा गोल्ड नंबर इक्वल्स टू। बहुत आसान है, बस फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, आंसर आ जाएगा गोल्ड नंबर इक्वल्स टू, ये आपका आया 0.035। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन इसका कहीं मिलेगा नहीं, परेशान हो जाओगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कभी कभी दे देता है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से हेंडरसन इक्वेशन पूछा है। पहले पूछा है पीएच को डिफाइन करिए, तो जितना मैं आपको करा दिया हूँ उतना बहुत सफिशियंट है। अगर आप उसमें कुछ पॉइंट ही लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, इसके बाद हम लोग तीसरे के पहले क्वेश्चन में करेंगे। हेंडरसन इक्वेशन आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेंडरसन इक्वेशन एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपका। ठीक है, यहाँ पे ये हेंडरसन इक्वेशन, पहले इसमें क्या करना होता है, पहले एक आप बी के एसिड ले लेते हैं और एक आप उसी का सॉल्ट लेते हैं। उसी का सॉल्ट का मतलब जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एसीटेट ले लिया, ठीक है, या एस्टिक एसिड बोल सकते हो। एस्टिक एसिड आपने लिया, एस्टिक का ही क्या करते हैं, एस्टिक एसिड का ही हम कोई सॉल्ट लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोडियम एसीटेट हो गया, तो सोडियम एसीटेट किस चीज का है, एस्टिक एसिड का ही वो बना हुआ है ना, वो एस्टिक एसिड का ही सॉल्ट है। वो किस चीज का सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लीजिए एसिड आप ले लेते हो HA कोई आपका क्या है, वीक एसिड है। इसका हम लोग डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस A माइनस, ठीक है। अब यहाँ आपका HA आ गया है, H प्लस A माइनस, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कोई BA, ये हम लोग क्या ले लेते हैं, सॉल्ट है, ठीक है, BA। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, B प्लस A माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट। अब ये A माइनस और ये A माइनस, ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इट इज सॉल्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हेंडरसन इक्वेशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पीएच की वैल्यू। अब पीएच कहां से आता है, जब आपको H प्लस मिलता है, तो H प्लस कहां से आएगा, हम लोग यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिया है इसमें H प्लस इस वाले इक्वेशन में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, या द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन इन अबव इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, Ka, एसिड के लिए लिख रहे हैं तो Ka, अगर बेस के लिए लिखेंगे तो यहाँ K भी हो जाएगा, Ka इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन
ए माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच ए की कंसंट्रेशन। अब यहां हमको एस प्लस निकालना है, तो एस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए इंटू एच ए की कंसंट्रेशन अपॉन ए माइनस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग ले लेंगे, तो माइनस ऑफ लॉग एस प्लस क्या होता है, पी एच होता है। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एस प्लस आयन इक्वल टू पी एच होता है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ये पूरे का के ए इंटू एच ए की कंसंट्रेशन अपॉन ए माइनस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ माइनस ऑफ लॉग एच प्लस इक्वल टू क्या हो गया, पी एच, और ये माइनस ऑफ लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन। माइनस लॉग एम का मतलब के ए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस। ठीक है। अब यहां माइनस ऑफ लॉग, जैसे माइनस ऑफ लॉग एस प्लस था, वैसे ही माइनस ऑफ लॉग के ए, तो क्या हो जाएगा, पी के ए, पी के ए, और माइनस माइनस ये प्लस करिए, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये चिन्ह जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच ए। अब यहां सीधे लिखोगे पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस को हमने क्या बोला है, सॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेंडरसन इक्वेशन। ये हमको प्रूव करना होता है। ये 2 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पहले देखिए 2 नंबर कैसे है, पहले डिफाइन करने के लिए बोला है, तो ये इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये पहले आपसे पूछा है डिफाइन पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू 1 नंबर का है, फिर उसके बाद एस्टेब्लिश एंडरसन इक्वेशन, ये आपका 2 नंबर का है, फिर 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ऐसे डिवाइड कर दिया है कि कौन कितने नंबर का है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं। नोट करिए जल्दी से। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का न्यूमेरिकल है। कह रहा है कैलकुलेट pH at 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड पर लीटर एंड 0.04 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट पर लीटर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10 की पावर 5 दिया हुआ है, -5 दिया है। तो इसका हमको क्या करना है, pH निकालना है। तो आप क्या करोगे, यही फार्मूला, क्योंकि देखिए यहाँ एसिड के फॉर्म में दोनों दे दिया है, तो एसिड वाला ही फार्मूला जो अभी आपने इसका हेंडरसन इक्वेशन निकाला है वही फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेते हैं। यहां दिया है आपको 0.4 ग्राम पर लीटर, ये आपको दिया है CH3COOH, और दूसरा दिया है 0.04 ग्राम पर लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ये ग्राम पर लीटर में है क्योंकि आप कंसंट्रेशन जो आप रखोगे उसमें, जो आप फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आप इसका रखोगे सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो वो वहां पे इसका कंसंट्रेशन तो ये नहीं दिया है ना, ये आपका ग्राम पर लीटर इसमें दिया है, इसको आप चेंज करोगे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में चेंज करोगे, तो मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करिए 0.4 अपान ये क्या हो जाएगा 60 ग्राम, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04 अपान ये आपका 59 और 23 कितना हो जाएगा 9 3 12 5 2 7 1 8 82 हो जाएगा, ठीक है। इससे आप डिवाइड करके ये आपका किस में आ जाएगा, मोल पर लीटर में, ठीक है। अगर इस तरह नहीं भी करना चाहते हो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको नहीं भी करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो आप उसको इक्वल ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब pKa की वैल्यू आपको Ka की वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 के पावर -5, तो pKa इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ऑफ लॉग Ka, तो माइनस ऑफ लॉग 1.8 इंटू 10 के पावर -5 माइनस ऑफ लॉग 1.8 इंटू, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 के पावर -5, ये माइनस 1.8 का मतलब ये आपको 0.2552 होता है, -0.2552 माइनस, और ये लॉग m के पावर n लॉग m, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 लॉग 10 हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस ये वाला इधर कर दिया 0.2552, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा 4.7448, ठीक है। ये आपका आ जाएगा pKa की वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दीजिए 4.7448 प्लस लॉग सॉल्ट, लगभग देखिए अप्रॉक्स वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, अब इस तरह नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे देखिए 0.4 दिया है, यहाँ 0.04 दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 0.4, सॉल्ट वाला कौन सा है, सॉल्ट वाला ये है 0.04, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 4 तो कट ही जाएगा ना, या आप ऐसे लिख लो 4 इंटू 10 के पावर -2 अपान 4 इंटू 10 के पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7448 प्लस लॉग, यहां क्या हो जाएगा नीचे ले आओगे 10 के पावर -1 बचेगा, ये आ जाएगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 का मतलब यहाँ -1 आ जाएगा, ये 4.7448 माइनस 1 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4.7448 -1 करोगे 3.7448, ये आपका आ जाएगा pH, नोट कर लीजिए इसको। ये देखिए इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको ये मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन देता है कि उसमें मॉलिक्यूलर मोल डायरेक्ट आप देखोगे ग्राम पर लीटर ये भी है, ग्राम पर लीटर ये भी है, कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ से सॉल्ट सॉल्ट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जब आपका
ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस रहता, तब आपका जब कैंसिल नहीं होता तब वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ अलग सा क्या मतलब फर्टिलाइजर का है और उसका इंसेक्टिसाइड का है, पूछा गया है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका यूज क्या होता है। यूज नहीं बोला है, बल्कि उसका यूज ही बताना होता है आपको, ठीक है। तो तीन है, तीनों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। पहले तीनों हेडिंग हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। कह रहा है व्हाट आर फर्टिलाइजर एंड इट्स टाइप, राइट अबाउट यूरिया, गैमेक्सिन, कैल्शियम, फास्फेट। तो यूरिया, गैमेक्सिन, कैल्शियम, फास्फेट, ये एक एक नंबर पूछता है आपके पेपर में। तो इसको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है कि 2 पेज का 3 पेज का लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको जितना जो डिक्टो मतलब लिखा जाता है, जो फैक्ट है वही लिखिए। ये नहीं कि उसको गैमेक्सिन को यहाँ करते हैं वहां करते हैं, गैमेक्सिन यहाँ होता है, वो सब नहीं बताना है। बस आपको जो फैक्ट है उसको बताना है। तो गैमेक्सिन वगैरह मैं आपको अच्छे से लिखा दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है आपका यूरिया, ठीक है। यूरिया वाले में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर is to provide the plants is to provide the plants with nitrogen and to promote with nitrogen to promote green लीफली, ग्रीन लीफली मतलब हरी भरी पत्ती जो होती है, ग्रीन लीफली ग्रोथ एंड मेक द प्लांट लुक लस, growth and make the plant look lush, हरा भरा। लुक लस इसको बोलते हैं हरा भरा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आप क्या लिखोगे, यूरिया इज आल्सो एड्स, यूरिया आल्सो एड्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट, यूरिया आल्सो एड्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट।
इतना लिखना है यूरिया में। फिर इसके बाद आपका आता है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन गैमेक्सिन में क्या लिखेंगे? गैमेक्सिन फॉर्मली नोन एज गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्या होता है? इंसेक्टिसाइड होता है। गैमेक्सिन फॉर्मली नोन एज गामा हेक्सीन गामा हेक्सीन गामा बेंजीन, बेंजीन लिखना है, गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इज एन इंसेक्टिसाइड, is an insecticides and is used to scabies lice infestation, infestation It is also known as linden. It is also known as linden 6,6. Linden 6,6,6. फिर इसके बाद लास्ट है आपका कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, इसमें क्या लिखना होगा आपको? कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। Increase the yield of fruit vegetable एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो इतना लिखना है हमको। इसका फार्मूला क्या होता है? दे आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। दे आर
used as fertilizer in एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये हमको किस में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में या कृषि के क्षेत्र में यूज किया जाता है। देखिए इसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए द मेन पोस्टुलेट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर टू प्रोवाइड द प्लांट्स विद नाइट्रोजन टू प्रमोट। ये ग्रीन मतलब जो पत्तियां होती हैं, यूरिया का यूज क्या होता है, पत्तियों को ग्रीन करने में, या उसकी ग्रीन, या जैसे कभी कभी देखते हैं आप लोग गांव में देखते होंगे, जब इस समय भी आप देख रहे होंगे कि धान की वो फसल बुआई हो रही है उसकी। ठीक है, बेरन को मतलब क्या किया जा रहा है, रोपा जा रहा है, रोपाई हो रही है बेरन की। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, यूरिया वगैरह छींटते हैं। तो वो छींटने का काम इसलिए है कि वो कभी कभी देखते होंगे आप, हल्का हल्का पीला हो जाता है, पीला कलर हो जाता है उसका, मतलब खेतों में आपके बेरन या कोई भी, तो उसमें यूरिया खाद डाल के हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो ग्रीननेस है या उसमें ग्रीन मतलब लीफ जो उसकी जो पत्ती होती है उसको हम लोग ग्रीन बनाने के लिए या उसमें तरोताजा करने के लिए उसको क्या करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं। ठीक है, या इसी का और दूसरा यूज क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में जो आप प्लांट या पौधों का क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें भी यूरिया का यूज होता है, यूरिया का यूज होता है। और फिर उसके बाद गैमेक्सीन को क्या कहते हैं हम लोग, फार्मली इसका नाम हम लोग गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। ये एक क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड आपको बताया गया, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होता है। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, मतलब जो कीटों को मारने का काम करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। और इसको हम लोग क्या किस और नाम से क्या बोल सकते हैं, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, या इसको लिंडेन 66 के नाम से भी जानते हैं गैमेक्सीन को। फिर इसके बाद आपका आता है कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। ये क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, इसमें इंक्रीज करता है यील्ड ऑफ फ्रूट, मतलब पैदावार को बढ़ाता है, मतलब फल के और वेजिटेबल मतलब सब्जियों के, क्रॉप मतलब फसल के, सभी चीजों का क्या करता है, पैदावार को बढ़ाता है या पैदावार बढ़ाने का काम करता है। दे आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। ये एक उर्वरक का काम करते हैं, किसमें, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ये हमारा आता है, कभी आ जाता है पेपर में, तो इसको आप लिख के आएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए इसके। नोट करिए जल्दी से। हो गया, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है, हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO ग्रुप को कैसे आप डिटेक्ट करोगे या कैसे पहचानोगे कि इसमें हमारा CHO ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका आपको पहले ही बता दिया हूं, कई बार बताया हूं। क्या लेंगे, CHO ग्रुप हमको पहचानना है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, कंपाउंड ले लीजिए
प्लस टॉलेंस रिएजेंट ये हमारा क्या बन के आएगा, एक फिर से अभी दोनों का एक साथ में लिखता हूं, कंपाउंड लेंगे प्लस SCHIFF सिर्फ रिएजेंट लेंगे और ये हमारा क्या बन के आएगा, एक तो बनेगा पहले ब्लैक पीपीटी, दूसरा बनेगा रेड पीपीटी। इसमें बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट और दूसरा क्या बनेगा, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट आप इतना लिख के आएंगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ रहा है राइट द विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको एक बार मैं फिर से आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इसको एक बार आज फिर से बता दे रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद बताता हूं इसको विक्टर मेयर टेस्ट। पहला वर्सेस मजनू वाला आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से जाके पढ़ लीजिएगा विक्टर मेयर टेस्ट। अब वहां पे वो कहानी नहीं बताऊंगा, बस आपको जल्दी से रिएक्शन करके बताऊंगा कैसे हो रहा है। विक्टर मेयर टेस्ट देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करना है, यहां सबसे पहले आपको क्या बताया गया था विक्टर मेयर टेस्ट के लिए, आप उनके रिएजेंट आप याद रखेंगे तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा। तो रिएजेंट आपको क्या बताया था, इज अमिताभ बच्चन बताया था ना, मजनू इज अमिताभ बच्चन। तो आप बोलोगे नहीं, मजनू इज अमिताभ बच्चन नहीं, शशि कपूर बोलो या फिर आप सलमान खान बोलो, जो भी आप समझना चाहते हो उस कहानी के थ्रू। अब कहानी अगर आपको सुनना हो तो चले जाइए लेक्चर नंबर 1, मतलब इस YouTube चैनल का पहला लेक्चर आप देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। इसमें आपका सबसे पहले कौन सा है, रिएजेंट कौन कौन से, रेड फास्फोरस I2 या HI। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यहां देखिए फर्स्ट वाला रेड फास्फोरस I2 या HI हो गया। दूसरा आपका AgNO2। तीसरा क्या हो जाएगा, HNO2। चौथा क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, ये हमको 4 चीजें यूज करनी है। इन्हीं 4 चीजों से हमको क्या पता चलेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। कलर से आप बता सकते हो कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग 1 डिग्री के लिए करते हैं। ये मान लीजिए आपको दिया है CH3 ना देके आपको अगर मान लीजिए R दे दिया है, R CH2OH ऐसे दे दिया है, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ H प्लस प्लस I माइनस, HI भी दिया है ना, तो S प्लस I माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपने तरफ ये खींचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपने तरफ खींच लेगा, तो ये आ जाएगा किसके प्रेजेंस में, पहले यहां लिखना पड़ेगा रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में एक RCH2OH2 प्लस, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो कोई चीज अगर अपनी तरफ खींचता है तो या तो छूट जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो यहाँ ज्यादा तेज खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, टूट के निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, -H2O हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2 प्लस। ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, I बचा हुआ है ना, तो ये I माइनस अभी आपका ये जाएगा, इस पे रिएक्ट करेगा, I माइनस इस पे जाके अटैक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका RCH2I। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे, AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये Ag माइनस AgI निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2NO2। ठीक है, फिर उसके बाद
हम लोग क्रिया कराएंगे HNO2 से, OHN डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसकी स्टेबिलिटी ना घटे इसलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे। यहाँ कहीं से आप निकालोगे तो इसकी जो 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी आपका वो डिग्री बन रहा है वो गायब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करके ये H2O निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N OH, और ये क्या बन जाएगा, NO2, ये बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। तो ये हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो रेड कलर हो जाएगा, और रेड कलर पे ये क्या कहेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। रेड कलर दिखते ही हम लोग बताएंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही दूसरा हम लोग, ये पहला था हमारा, दूसरा 2 डिग्री के लिए करेंगे, RCH ROH, ठीक है, ये है, प्लस H प्लस I माइनस, ये क्या करेगा, यहां से रिएक्शन ये करेगा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ये हो जाएगा RCH ROH2 प्लस, तो ये निकल जाएगा। और जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ दो लोग हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, तो 2 लोग एक चीज को पकड़ के खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा, और जल्दी टूट जाएगा, पहले के कंपेयर में और जल्दी टूटेगा। अभी 3 लोग एक साथ और एक लोग को पकड़ेंगे, एक ही लोग, जैसे एक लोग हाथ पकड़े, एक लोग ये हाथ पकड़े, ये भी अपने तरफ खींच रहे हैं, ये भी अपने तरफ खींच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को भाई जिधर मतलब देखेंगे कि जो ज्यादा ताकतवर भाई हमको ले चलो, इधर वाले को भी खींचते हुए लेके आएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, ये टूटने का मतलब ये निकल जाएंगे। ये निकलने का मतलब यहाँ पे क्या बना लेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर इसके बाद I माइनस की रिएक्शन अभी यहाँ बची हुई है, तो ये I माइनस यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस पे अटैक कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, RCH R, यहाँ क्या हो जाएगा I। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ HONO। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन अब नहीं निकाल सकते, यहाँ वाले में तो एक यहाँ से निकाले थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ये निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, RC एंड डबल बॉन्ड O। पहले यहाँ NO2 से रिएक्शन कराएंगे, अभी ये नहीं होगा, AgNO2 की रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे, क्योंकि AgNO2 छूट गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, RCR CH, यहाँ I आ गया, फिर उसके बाद AgNO2 यहाँ क्रिया करेगा तो AgI निकल जाएगा, ये बचेगा RCH RNO2। अब यहाँ रिएक्शन करेगा HNO2 से। अब यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ कहीं से निकालोगे तो ये जो इसमें R दिया हुआ है इसका अभी यहाँ देखोगे 3 3 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो वहां पे आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से ना निकाल के हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ये H2O निकल जाएगा जब, ये RC एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बचेगा R, और यहाँ NO2, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, और ब्लू कलर पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, तीसरा मतलब 3 डिग्री के लिए करेंगे, तीसरे के लिए करेंगे तो यहाँ RCR ROH प्लस H प्लस I माइनस, तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये क्या करेगा,
रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये आपका RCrROH2 प्लस। 3 लोग को कोई खींचेगा तो वो आसानी से कहेगा भाई हमको छोड़ दो, जल्दी से हम बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा -H2O, और -H2O ये निकलने के बाद ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर इसके बाद ये रिएक्शन करेगा I- जो आपकी बची थी उससे रिएक्शन करेगा तो ये R ये I बच गया। फिर यहाँ से AgNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, AgNO2, तो ये क्या बन जाएगा RNO2। फिर उसके बाद हम लोग HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, और जब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं लेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन कुछ नहीं होगी उसमें, सॉल्यूशन में। नो रिएक्शन। फिर इसके बाद अगर इसी में हम लोग क्या करेंगे, NaOH मिला देंगे तो इस सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं आएगा, या बोल सकते हैं कलरलेस। ठीक है, और कलरलेस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी से। हो गया बेटा इसको। इसके बाद क्या है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग के बाद सेटिंग का 2 एग्जाम्पल बताइए और उनका यूज बताइए। तो 2 एग्जाम्पल आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार वो पेपर में आ रहा है, और फिर वो पेपर में आएगा बैकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट का स्ट्रक्चर कितनी बार बता दिया हूँ, मुझे लगता है कि 13-14 बार तो बैकेलाइट का स्ट्रक्चर बता ही दिया हूँ। हर पेपर में पूछा गया है तो बैकेलाइट 13-14 बार तो बता ही दिया गया है। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल उसका कौन कौन सा है, एक बैकेलाइट है, उसका स्ट्रक्चर पूछा है बैकेलाइट, और दूसरा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक, उसको OH लगा दीजिए। फिर इसके बाद OH को क्या करिए, यहाँ OH से आप आर्थो पोजीशन पे CH2 लगा के दूसरे वाले बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे जोड़ दीजिए, और यहाँ फिर से OH लगाइए, फिर आर्थो पे CH2 को ऐड करके OH लगाइए, CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH2, फिर से बेंजीन रिंग लगा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से ये इतना स्टेप छोड़ के आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करके CH2 ये ऐसे करके N लगा दोगे तब भी सही है, नहीं आप इसको ऐसे पूरा लिख लो जैसे बना रहा हूं। इसको भी CH2 से जोड़ना है, और आर्थो पोजीशन पे ही जोड़ना है। आर्थो पोजीशन मतलब इसका आर्थो देखोगे तो यहां से ये है,
ये हमारा बैकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड CH2 NH CO NH CH2 के पावर यहाँ सफिक्स में N लगा दीजिए। ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इसका यूज क्या होता है, बैकेलाइट का स्ट्रक्चर जो आप बटन वगैरह देखते हो टिप टॉप वाला, या फिर आप जैसे मान लीजिए टी शर्ट में बटन लगा हुआ है या आपके शर्ट में बटन लगा हुआ है, तो वो बटन बनाने के लिए, या जो आप लाइट में देखते हो बटन बना रहता है, वो बटन बनाने के लिए ये बैकेलाइट का यूज होता है। और दूसरा ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, इसका यूज क्या होता है, ये हार्ड क्रिएट करने के लिए या प्रोटेक्टिव कोटिंग स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाने के लिए होता है। जैसे प्रोटेक्टिंग कोटिंग का मतलब वहां पे जैसे मान लीजिए कोई सेफ्टी वाला बॉक्स है, ठीक है, तो उसमें जो कोटिंग लगा रहता है, या आप देखते होंगे कोई बाउल आप देखते हो, कटोरा छोटा सा रहता है, उसमें कोटिंग का मतलब एकदम चिकना जो सरफेस होता है उस पे चिकनाहट ढेर सारा दिखता है, मतलब ऐसे स्लिप कर जाता है, तो वो वाला चीज क्या जो बनता है वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ठीक है, तो इसका दोनों का यूज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, जल्दी से इसको नोट करना हो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां पे पढ़ाया हूँ लास्ट लेक्चर देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल फॉलोइंग सेल। तो देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ, या तो क्रोमियम का क्वेश्चन आता है पेपर में, बस आपसे कंसंट्रेशन चेंज कर देगा, तब आपको थोड़ा सा आंसर में दिक्कत होगी, नहीं तो आप देखिएगा या तो आपका आएगा 1.110 वाला कॉपर और उसका, या फिर आपका आएगा क्रोमियम और आयरन का। यही दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही आता है बार बार, और हो सकता है यही आए ही, और हो सकता है का मतलब आप समझ जाइए कि आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, क्रोमियम से क्रोमियम 3+, ये दिया है 0.1 m। फिर इसके बाद Fe2+ 0.01 m से Fe। अभी आपको एक चीज आज नया दिखाता हूं, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों को दिखाया नहीं हूं, वो आज आपको दिखा देता हूं। शायद हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि सर इसको लिखते नहीं थे तो क्यों नहीं लिखते थे, तो अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्रोमियम जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr, ये आपका S के फॉर्म में दिया रहता है, नहीं भी दिया है तो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये E0 क्रोमियम 3+ से क्रोमियम की वैल्यू दिया हुआ है -0.75 वोल्ट, और दूसरा दिया है E0 Fe2+ से Fe की वैल्यू जो दिया है -0.45 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पहले आप सबसे पहले इसकी रिएक्शन की आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को हम लोग हाफ सेल रिएक्शन में, नेट सेल रिएक्शन में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्रोमियम से क्रोमियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन Fe, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन में आप क्या करिए, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2Cr3+ + 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा 3Fe2+ + 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा
3Fe। अब सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब 2Cr प्लस 3Fe 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2Cr 3 प्लस 3Fe ये हो गया। अब यहां से देखिए ये आपका आ गया है। अब यही मैं आपको E0 सेल निकाल के दिखा दे रहा हूं। E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहाँ E0 कैथोड की वैल्यू, कैथोड का मतलब ये आपको आयरन वाला है, ठीक है। रेड कैट एनॉक्स, रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो कैथोड पहले लिखा है तो ये -0.45 माइनस 0.75, तो ये हो जाएगा -0.45 प्लस 0.75, ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट। ये E0 सेल की वैल्यू आई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, E0 सेल वैल्यू पता चल गई है। अब E सेल निकालेंगे तो यहां से हम लोग लिखेंगे E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन की जगह पे आप ना लिखिए, यहाँ लिखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वो चीज आपको दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट, ठीक है। अब आपको वो चीज दिखा रहा है, वो चीज दिखाने का मतलब यहां से देखिए, जो ये सब पूरी रिएक्शन को मैं वहां लिखूंगा, लेकिन आप देखोगे जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो वहां पे क्या बताया था, वहां पे ये बताया था कि जब आप इस रिएक्शन को आप लिखते हो तो इसमें लिखते समय हम लोग क्या देखते थे, जो सॉलिड होता था उसको हम लोग 1 मान लेते थे, 1 मानते थे ना। सॉलिड के केस में उसका क्या होता था, 1 मान लिया जाता था। बाकी जो आपका गैसियस फॉर्म में हो या आपका एक्वस के फॉर्म में होता था उसको हम लोग एट इज वैसे लिखते थे। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, E0 सेल की वैल्यू क्या आई है 0.30, यहाँ -0.0591 अपान n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन यूज किया है। लॉग प्रोडक्ट अपान, प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Fe का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर अपान कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस का क्यूब। अब यहाँ देखिए ये क्रोमियम और Fe ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। यहाँ देख लीजिए सॉलिड के फॉर्म में है, तो इनका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिखता था, आप लोग हो सकता है ध्यान ना दिए हो कि क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो आज देख लीजिए क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ये 1 इंटू, अब क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1 दिया है, 0.1 दिया है। तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -1, और 10 के पावर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अपान 1 इंटू 10 के पावर -2 का क्यूब। ये क्या आ जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग, ये आ जाएगा 10 के पावर -2 अपान 10 के पावर -6। ऊपर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 में से -2 करोगे तो +4 आएगा। 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग 10 के पावर 4। 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 इंटू 4 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 इंटू 4। 3 2 3 6 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 0.30 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे
0.1182 अपॉन 3 करोगे तो ये आ जाएगा 0.30 माइनस 0.394 माइनस करोगे तो ये 0.202606 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सेल की। इसको नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। मिटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, बस इसको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो मैं नहीं लिख रहा था कभी, तो मैं सोचा आज बता देता हूं कि आपको ये जो आपका कहां से लिखा जा रहा है, तो ये यहां से लिखा जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में आपको जब केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहा था तो वहां पे आपको बताया था जब सॉलिड के फॉर्म में आएगा तो उसकी वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब करोगे उतना ही आएगा। 1 का तुम 1 लाख कर दोगे तब भी 1 ही आएगी, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये आपको समझाने के लिए आज दिखा दिया हूं कि हाँ ये चीज आपको जानना जरूरी है कि ये हम लिख कहाँ से रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए हूं तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईबीटी एंड डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए। बार बार बोला जा रहा है कि ईडीटीए और ईबीटी, बस ये समझ लीजिए आपका लक अगर खराब होगा तो ये नहीं आएगा, अदरवाइज ये आता ही आता है, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे एक आध साल छोड़ के या एक आध सेमेस्टर छोड़ के, बाकी हर साल पूछा गया है डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए और ईबीटी का स्ट्रक्चर। तो एक लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूं, या गलती से अगर और एक पेपर सॉल्व करा दूंगा तो उसमें अगर आया होगा तो उसमें भी बता दूंगा, देख लीजिए। आपको डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए CH2CH2 N CH2COO NCH2COOH, ये हो गया। लोग नाइट्रोजन को लगाना भूल जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। CH2COO Na, ठीक है। बार बार आपको पिछली बार भी बताया था ये वाला डांस, ऐसे करके या फिर ऐसे करके, चाहे यहाँ ऊपर एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दो, या फिर अगर यहाँ सोडियम नहीं लगाने का मन कर रहा है, आपकी मर्जी, जैसे आप बोल दो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, तो मैं चाहे ये करूं का मतलब चाहे आप यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए, ये दोनों, या फिर यहाँ लगा लीजिए, कहीं एक आपका सोडियम दोनों साइड में, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन पे आपको सोडियम लगाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए। दूसरा क्या है, कह रहा है आपको ईबीटी का स्ट्रक्चर बनाना है।
यहाँ N डबल बॉन्ड N लगा दीजिए। यहाँ पे OH लगा दीजिए और यहाँ पे इसके पोजीशन पे OH लगा दीजिए। ये आपका EBT स्ट्रक्चर है, या इसी को बोलते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो या पहले जो मैंने बताया था वो भी स्ट्रक्चर, दोनों सही है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके देखेंगे वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो गड़बड़ मत करिएगा। ये स्ट्रक्चर आपके पेपर में पूछा जाता है, कम से कम जैसे जो लोग बिल्कुल अपने आप को समझ रहे हैं, उनको बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती है, वो लोग तो इसको कम से कम 10-10 बार बना लीजिएगा। बाकी आप देखेंगे मैं सबको बनवाया हूँ 10-10 बार बोल के कि आप बना लीजिए। 10 बार बना लोगे आपको दिमाग में घूमने लगेगा। कोई भी चीज आप 10 बार पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में आने लगता है इसके बाद लिखना क्या है, लिखना क्या है। तो बस वही चीज है यहाँ पे भी। आप 10 बार स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए, आप देख लीजिए सभी जितने भी ब्रांच थे सब में मैं करवाया हूँ। ठीक है, यहाँ नोट कर लिए हूँ, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे मैं इसका एल्केनिटी ऑफ वाटर का न्यूमेरिकल है, काफी दिन बाद आप लोगों को फिर से मिल रहा है एल्केनिटी ऑफ वाटर का न्यूमेरिकल। नोट करिए इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कई बार नोट किए होंगे। और कौन कौन लोग 10 बार बनाए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने 10 बार उसका स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आप, मैं तो पहचानता हूं ना कौन कौन बनाया था, तो मैं पता पा जाऊंगा कि हाँ आपने बनाया था कि नहीं बनाया था। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हमने भी बनाया है, हमने भी बनाया है। अब ये नहीं हमने बनाया, क्या बनाया हमने, EDTA का स्ट्रक्चर या EBT का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। कह रहा 500 ml ऑफ ए वाटर सैंपल ऑन टाइट्रेशन विद N/60 H2SO4 गेव ए टाइटर वैल्यू ऑफ 30 ml टू फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट एंड अनदर 500। अनदर बोल दिया, आपको बोला था जब अनदर बोलेगा या कोई भी वॉल्यूम 2 बार अगर लिखा गया 500 यहाँ आप 2 बार देख रहे हो, इसको आपको अलग अलग करना है, मतलब ऐड नहीं करना है। 500 वाला जो टाइटर वैल्यू होगा उसका अलग निकालोगे फिनोल्फथलीन के लिए, और मेथिल ऑरेंज के लिए जो वैल्यू दिया होगा उसको अलग। अब ये नहीं फिनोल्फथलीन और मेथिल वाले का जो वैल्यू होता है उसको ऐड किया जाता है अगर अनदर नहीं दिया है तब। तो यहाँ पे आपको अनदर बोल दिया है, अनदर सैंपल बोला है। सैंपल नहीं बोलेगा तो आप क्या करोगे, सैंपल नहीं बोलेगा तो ऐड करना, अगर सैंपल बोल दिया तो नहीं ऐड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, ये आपका 4th का है, कौन सा क्वेश्चन है, 4th का भी है। यहाँ लिखोगे एट फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट, फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट। चाहिए चौक चेंज कर लेता हूँ। एट फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट, यहाँ एक साइड क्या लिखोगे वाटर, एक साइड क्या लिखोगे एसिड। N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 की जगह क्या हो जाएगा NP इंटू V1 क्या हो जाएगा, V1 यहाँ आपको दिया है 500 ml, N2 क्या दिया है 1/60 इंटू V2 क्या दिया है यहाँ 30 दिया है। तो NP क्या हो जाएगा 30/60 इंटू 500, ये किसमें आया ग्राम पर लीटर। इसको हम लोग ppm में चेंज कर लेते हैं, NP इंटू मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ppm होता है ना। तो यहाँ पे क्या करिए 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 500, ये mg पर लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा 3 0 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, मतलब इसका क्या मतलब आया NP इक्वल्स टू 1 ppm।
ऐसे ही क्या लिखोगे इधर, स्ट्रेंथ अगर आप निकालोगे P इक्वल्स टू ये NP इंटू ECaCO3। NP की वैल्यू क्या आई 1 और ECaCO3 का मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी निकालोगे। ECaCO3 का मतलब MW अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी किसका, CaCO3 का। वैलेंसी CaCO3 कैल्शियम 2 प्लस CO3 2 माइनस होता है, तो कैल्शियम 2 प्लस का मतलब इसका जो जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसको 100 आ जाएगा, 100/2, इसका मतलब ये 50 आ जाएगा। ये 1 इंटू 50, ये आ गया 50 ppm। 50 इक्वल्स टू 50 ppm आ गया है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट पे निकालेंगे तो एक साइड वाटर हुआ, एक साइड एसिड। N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। यहाँ क्या हो जाएगा NM इंटू 500, N2 क्या हो जाएगा 1/60 इंटू V2 क्या हो जाएगा, V2 यहाँ पे 60 दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया 60 दिया है, एक 30 दिया एक 60 दिया है। 60 मेथिल ऑरेंज इन पॉइंट की केस में है। ये क्या हो जाएगा NM इक्वल्स टू 60/60 इंटू यहाँ 500, ये ग्राम पर लीटर में आया है, इसको हम लोग मिलीग्राम पर लीटर में चेंज कर लेते हैं। NM इक्वल्स टू 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 500। ये 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजा 5 2 जा, मतलब NM इक्वल्स टू क्या आ गया 2 ppm। ये mg पर लीटर में चेंज हो गया है, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये ग्राम से मिलीग्राम में चेंज हो गया है, तो ये 2 ppm आ गया है। अब इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। m क्या हो जाएगा NM इंटू ECaCO3। NM कितना आया है 2 इंटू 50, 100 ppm आ जाएगा। अब यहाँ देखिए M इक्वल्स टू क्या आया है 100 ppm आ गया है। अब 100 ppm ये जो आया है आपका, ये क्या हो जाएगा P और M में। अब रिलेशन देख लीजिए क्या आ रहा है, तो यहाँ अगर P देख रहे हैं, यहाँ 100 है, यहाँ पे M 100 है, ये P 50 है, तो इसको आप अगर ऐसे लिखोगे P और M, ये आपका अगर 50 दिया है और ये 100 दिया है, तो अगर इसको हम बाई 2 कर देते हैं, बाई 2 का मतलब M/2, ये 100/2 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ना। यहाँ क्या लिखोगे P इक्वल्स टू 1/2M। और इस केस के लिए हमारा क्या होता था, जो उसका वो टेबल बनवाया गया था, टेबल में क्या था P इक्वल्स टू 1/2M के केस में CO3 2 माइनस इक्वल्स टू 2P। 2P का मतलब 2 इंटू 50, इसका मतलब 100 ppm। तो यहाँ क्या लिखोगे, सो अल्केनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू CO3 2 माइनस। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद कह रहा है व्हाट आर टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, राइट अबाउट द फॉलोइंग RDX एंड डायनामाइट। तो RDX और डायनामाइट का मैं बता दे रहा हूं। जल्दी से नोट करिए इसको।
हो गया। RDX और डायनामाइट, RDX में तो आपको सिंपल क्या करना है, नाइट्रोजन 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 CH2N CH2, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। NCH2 ये ऐसे करके। अब इसमें क्या करना है आपको, नाइट्रेशन कराना है या नाइट्रोलिसिस बोल सकते हो कि नाइट्रेशन कराओगे। तो ये क्या बन जाएगा, जितने नाइट्रोजन लगे हैं सभी पे क्या आ जाएंगे, NO2 लग जाएगा। और प्लस 3 टाइम्स HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड आपका बनेगा। और उसके साथ में क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट भी बनेगा। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस NH4NO3। अब इसका यूज क्या होता है, ये पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है। इसका यूज बॉम्ब बनाने के लिए होता है, जो RDX होता है, और रॉकेट में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, एक्सप्लोड कराने के लिए। जब रॉकेट आप देखते होंगे, रॉकेट ऊपर जाता है, अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3, तो आप देखेंगे काउंटिंग होने के बाद बहुत तेजी से विस्फोट हुआ है, नीचे से एकदम लग रहा होगा कि धुआं धुआं हो गया है। आप देखे होंगे वीडियो वगैरह। तो सेम वही चीज होता है, ये भी एक तरह का रॉकेट ही जो हम लोग वहां भेजे हैं चंद्रयान 3। तो ये एक रॉकेट ही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको एक्सप्लोड किया जाता है, मतलब विस्फोट कराया जाता है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, ऊपर तेजी के तरफ से जाता है। तो वो उस समय का आप देखते होंगे इतना ज्यादा मतलब विस्फोट होता है, लगता है। आप वीडियो में आपको दिख गया होगा। तो आप अगर जो लोग नहीं देखें, जाके एक बार सर्च करिएगा चंद्रयान 3, और वहां पे जैसे काउंटिंग होता है 10 9 फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, जैसे 1 होता है तो धड़ाम से करके ऊपर जाता है। तो वो भी जा रहा है, अभी रास्ते में है। ठीक है, लगभग उसको 1 महीने लगेंगे जाने के लिए, 1 महीने 30 दिन 35 दिन जो भी है, उसका जो कार्यकाल बनाया गया होगा उतने दिन में वो पहुंचेगा। फिर इसके बाद आपका आता है डायनामाइट। डायनामाइट का यूज कैसे करते हैं हम लोग। डायनामाइट जो होता है, ये अल्फ्रेड नोबेल ने दिया था इसको 1867 में, 1867 में। इसका भी नाइट्रिफिकेशन कराते हैं। तो इसमें क्या ले लेते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का मतलब CH2OH CHOH CH2OH। इसमें किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसमें जो रिएक्शन होता है HNO3 या 3HNO3 हम लोग लिख सकते हैं, 3HNO3। इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये सीधे क्या बनाएगा, यहाँ पे जैसे CH2OH दिया हुआ है तो CH2ONO2 लग जाएगा। जहां जहां OH दिख रहा है, यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, CH2ONO2 लगा देंगे, CHONO2, फिर CH2ONO2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामाइट। और इसके साथ में क्या निकलेगा, 3H2O निकल जाएगा, प्लस 3H2O।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डायनामाइट का स्ट्रक्चर है। इसका यूज क्या होता है, ये पत्थरों को तोड़ने के लिए, सुरंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। और आप देखते हो चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोट कराया जाता है। या आप देखिए, अगर आप चले जाइए इधर सोनभद्र अगर आप चले जाइए तो वहां पे आप देखेंगे सोनभद्र साइड में जो आपका एक डोंगिया नाला है, ठीक है, डोंगिया नाला जो लोग नहीं जानते हैं वहां सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। डोंगिया नाला जाते समय आप देखते हैं पूरा रास्ता बनाया गया है काट काट के, तो वो काट काट के बनाने का मतलब वहां विस्फोट कराया गया होगा तब वो बनेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग छीनी हथौड़ी लेके काटेंगे तो जिंदगी भर काटते रहेंगे। अब वो आप माझी द माउंटेन मैन मत समझ लीजिए, पता नहीं कितने साल लग गए हैं। तो उतने बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए आप जाओगे, देखोगे वहां जो डोंगिया नाला है उसके बगल से रास्ता गया हुआ है, वो पहाड़ों पे चढ़ता हुआ है, ऐसे गया हुआ है। तो उसको रास्ता बनाने के लिए इतना ज्यादा मतलब विस्फोट कराया गया होगा तभी बनेगा। और वहां पे जाके आप देखिए गिट्टी वगैरह बनाने के लिए विस्फोट कराया जाता है। मैं अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले गया हुआ था उधर ही, तो वहां पे आप हिंडाल्को गया था, हिंडाल्को देखे होंगे, हिंडाल्को गया था, नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से नाम सुने होंगे, आपके सीनियर्स ने बताया होगा। हिंडाल्को गया था, वहां पे ये सब देखने के लिए मिला था। तो जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है। ये बता दिया ना, इसको एक्सप्लोर कराने के लिए किया जाता है, सुरंग बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए, या बोल सकते हो आप इसको क्या करने के लिए, चट्टान तोड़ने के लिए, या फिर आप रोड बनाने के लिए, या डैम वगैरह, या बोल सकते हो कोल माइन को विस्फोट करने के लिए, या डैम जो बांध वगैरह होता है वहां पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है बिटनिमस ऑफ कोल पे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है। ये क्वेश्चन मैं अभी जल्दी आपके इस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, क्वेश्चन उस पे थंबनेल में लगा होगा, तो वही क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, उसको कराते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लिए हो तो उस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना ढेर सारा पेपर, आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल गया है, आप बस प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि 45 प्लस मार्क्स से कम मिलेगा अगर आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे तो। और प्रयास ये करिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन करिएगा, और वो थियरी में वो पोर्शन करिएगा जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का मतलब जैसे मान लीजिए किसी में स्ट्रक्चर बना के उसके बारे में पूछा है तो वो जरूर अटेम्प्ट करिए। जैसे मान लीजिए अगर सोप एंड डिटर्जेंट का क्वेश्चन आ गया है तो उसमें जब बोलता है एनायनिक और कटायनिक के बारे में, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। या फिर आपका अगर गोल्ड नंबर निकालने के लिए, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आया था गोल्ड नंबर निकालने के लिए, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, तभी उसको यूज करिए। और ये सब तब यूज मतलब तब आप करिए जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल ना आ रहा हो, तब के केस में आप करिए। नहीं अदरवाइज आप उसी को करिए जो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन आपको बताया गया। 7 चैप्टर, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 7 चैप्टर कौन सा अच्छे से पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर आपका वाटर ट्रीटमेंट, फ्यूल, ये 7 चैप्टर हैं। इसी 7 चैप्टर से आप देख लीजिए, पेपर उठा के देखेंगे कम से कम आपको 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है यही 7 चैप्टर से। बाकी और एक्स्ट्रा आप करके जाइए तो वो आपकी अच्छाई है कि आपने बहुत कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने का प्रयास किया है। और चुनिंदा टॉपिक पढ़ के जाइएगा पेपर में, ये नहीं कि ढेर सारा सब पढ़ के जाएंगे, सब पढ़ के जाओगे गोबर हो जाएगा, सब गोबर होने का मतलब सब मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं, इसका आंसर उसमें लिख के आओगे, उसका आंसर उसमें लिखोगे, तो वो नहीं करना है। आप चुनिंदा टॉपिक, आपको बताया गया था पेपर आईडी, क्वेश्चन वही उठा के रट के जाओ, देखो नहीं आएगा तो बताइएगा। वही तीन वो बताया था पेपर आईडी, 3 पेपर आईडी का पेपर का क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन आया क्या है, बस उसी को आप पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, कह रहा इन एक्सपेरिमेंट 0.4 ग्राम ऑफ बिटनमस ऑफ कोल gave 0.466 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल। अब दिया है बेरियम का 137 दिया है, सल्फर का 32 दिया है, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। या हिंदी में देख लीजिए, एक प्रयोग में 0.4 ग्राम ऑफ बिटनिमस कोयले से 0.466 ग्राम बेरियम सल्फेट सधु नाइट्रिक अम्ल तथा बेरियम क्लोराइड द्वारा उचित क्रिया कराने पर प्राप्त हुआ कोयले में गंधक
सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, गंधक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कुछ है नहीं, आपको दिया है वेट ऑफ कोल 0.4 ग्राम दिया है, आप ऐसे लिख लीजिए सॉल्यूशन में। वेट ऑफ कोल ये दिया है आपको 0.4 ग्राम। फिर उसके बाद आपको दिया है इसमें क्वेश्चन में वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग कैपिटल W से लिख सकते हैं। वेट ऑफ प्रेसिपिटेट ये W1 हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, WN ये 0.466 दिया है, 0.466 ग्राम। फिर उसके बाद और आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया है मास ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो मास ऑफ सल्फेट का मतलब आपको दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फेट ये 233 हो जाएगा, या यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फेट ये दिया है 233 हो जाएगा। आप ऐड करके देख लेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सल्फर कितना है, बेरियम कितना दिया है 137, सल्फर 32 दिया है, ऑक्सीजन 16 दिया है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, BaSO4 को निकालोगे तो वो 233 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32/233 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक दिया है W, एक दिया है W1, तो वहां ऊपर क्या हो जाएगा W1, ये फार्मूले में था W1, और ये अपान W इंटू 100, ये परसेंटेज निकालोगे तो ये W1 जो W आया है ये परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि आपको किससे कंपेयर करोगे कि कितने ग्राम में कितना है, ठीक है, तो वो कंपेयर करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आप वैल्यू पुट करोगे 32/233, W1 कितना दिया है 0.466/0.4 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16% आ जाएगा, ये 16% सल्फर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन जो आपका पेपर आईडी का सॉल्यूशन था ये खत्म हो गया है यहीं पे। बस आप देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया है कहीं नोट करते चलिएगा, नहीं एग्जाम टाइम में आप कॉपी खोजते हो मिलता नहीं है, तो बस इसीलिए आपको पहले ही बताया था कि आप पहले से नोट करके कहीं एक पेपर जैसे सब पेपर एक जगह कहीं रख लीजिए कि आपको रिवीजन करने में खटाखट हो जाएगा। अब लेकिन आप क्या करें, एक पेपर आईडी सॉल्यूशन किए हैं फर्स्ट पेज पे, एक तीसरी कॉपी में, एक मैकेनिक्स की कॉपी में, एक EME की कॉपी में, एक उसमें ED में बना के रखें, तो इस तरह करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पेपर आईडी पेपर जो कराया गया उसको एक जगह, मतलब 13 पेपर 14 पेपर जो भी कराया हूँ सब एक जगह रहेगा ना, तो आप रिवीजन करोगे खटाखट, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खटाक से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये यहीं पे सेशन समाप्त होता है, और कुछ क्वेश्चन वगैरह जो भी बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन के अगर टाइम मिलता है तो मैं एक पेपर और करा दूंगा, लास्ट पेपर, क्योंकि आपके पास जितने भी PDF हैं सबका सोल्यूशन हो गया है, एक बचा हुआ है, अगर वो भी मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।